चलिए स्टार्ट करें। पिछली क्लास में एक टॉपिक छोड़ा गया था कि ये आज लिखाएंगे। भारत का क्या फॉरेन ट्रेड रहा 25-26 में, इसके फाइनल आंकड़े अब आ चुके हैं, तो इसको जरा ध्यान से लिख लीजिए और यही प्रयोग करिएगा। तो हेडिंग डालिए, भारत का विदेशी व्यापार 2025-26, इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड 2025-26 आंकड़े हैं सब, तो बस लिखते चले जाइए। लिखें, वस्तु निर्यात दो भागों में बांटते हैं। मर्केंडाइज अलग होता है और सेवा अलग होता है। वस्तुओं का अलग होता है, सर्विसेज का अलग होता है। तो लिख लीजिए, वस्तु निर्यात, मर्केंडाइज, एक्सपोर्ट। डेसिमल डिजिट छोड़ देते हैं और ये पूरा याद करना उतना जरूरी नहीं है, मैं बताता जाऊंगा कि ये याद होना बहुत जरूरी है। 441 अरब डॉलर, 441 बिलियन डॉलर, 441 अरब डॉलर। आयात, इंपोर्ट 774 बिलियन डॉलर, अरब डॉलर। व्यापार घाटा ये याद रखना है। ट्रेड डेफिसिट 333 अरब डॉलर। इन दोनों को जब घटाएंगे तो यही डिजिट आपको मिलेगी, 333 अरब डॉलर। इसको बस याद रखना है कि इतना देश को व्यापार घाटा हो गया। इसमें 1/3 अकेले चाइना से हुआ है, अकेले चाइना से। फिर लिखें, सेवा क्षेत्र में निर्यात, सर्विस सेक्टर, एक्सपोर्ट 421 अरब डॉलर, 421 बिलियन डॉलर। आयात 189 बिलियन डॉलर, 189 बिलियन डॉलर। ट्रेड सरप्लस, इसमें हमको लाभ हुआ है। हम लोगों ने जो ये सर्विस सेक्टर को बढ़ाया है, और इसका ज्यादा श्रेय 91 भी थोड़ा पहले से उठाना पड़ेगा। एक प्रधानमंत्री आए थे, राजीव गांधी, तो उन्होंने कंप्यूटराइजेशन की प्रक्रिया शुरू की थी। इससे भारतीय युवाओं में कंप्यूटर के प्रति आकर्षण बढ़ा। फिर धीरे धीरे उससे जुड़ी तमाम चीजें, अब आप जानते हैं उसका युग है, आप भी शायद उसके बगैर न रहते हो। तो ये प्रक्रिया एक ढंग से 84 से ही शुरू हो गई थी। उसी का लाभ मिला है कि इधर 333 अरब डॉलर का घाटा हुआ, जिसमें से 200 अरब डॉलर से ऊपर इधर हमने कंपेंसेट कर लिया है। बड़ी सीधी सी बात है, आपके परिवार ने 100 रुपए का सामान बेचा और 200 का खरीदा, तो ये 100 रुपए का जो है घाटा हुआ, कैसे पूरा होगा? ये दुनिया है, इसको आप ये मत समझिए वो छोड़ देगी, कहीं न कहीं से पूरा करना पड़ता है। तो जो ये घाटा था, इसको इसने कंपेंसेट किया। और दूसरा, हमारे देश के ढेर सारे लोग बाहर कमाने जाते हैं। ये 2 करोड़ लोग जो है हर साल अपने परिवार को पैसा भेजते हैं। वो पैसा जो है भारत सरकार रखती है और उससे बचा खुचा भी कंपेंसेट कर लेती है। इससे काम चलता है, दुनिया छोड़ेगी नहीं कि अच्छा आपका भी इतना पैसा जो है हमारे ऊपर बचा, चलो जाने देते, नहीं, वो लेके ही रहेगी। तो लिख लीजिए जरा, सेवा क्षेत्र में ट्रेड सरप्लस, इसमें हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, इधर हम गंवा रहे हैं। यानी 84 के बाद, 1984 के बाद जो हमने नीतियां अपनाई, उसके कारण से सहारा मिल जा रहा है।
और यही विकासशील देशों में तमाम को नहीं मिलता है। और ये जो औद्योगिक रूप से हमारा पिछड़ापन है कि हमारे सामान दुनिया के अन्य देशों में उतने नहीं बिक रहे हैं, उससे हमको नुकसान होता है। उसमें एक नुकसान में आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे, वो है पेट्रोलियम का आयात। हम बहुत ज्यादा मात्रा में पेट्रोलियम बाहर से मंगाते हैं, 88% कुल पेट्रोलियम का। तो वो तो भाई मान लीजिए बियरेबल है, उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है। और पिछले कुछ वर्षों से वास्तव में सोलर के क्षेत्र में भारत ने बड़ी तरक्की की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोलर एनर्जी भारत ने काफी बढ़ाई है। और उसी प्रकार से जैसे ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह का प्रयोग ज्यादा करके पेट्रोलियम पर निर्भरता घटा दें, ये भी प्रयास खूब किए गए हैं, लेकिन असर होते होते समय लगेगा। तो ये सारी चीजें मिलके देश के ट्रेड को कैसे बैलेंस करती, वही आज आप पढ़ रहे हैं। लिखें, सेवा क्षेत्र में ट्रेड सरप्लस इन सर्विस सेक्टर। सेवा क्षेत्र में ट्रेड सरप्लस 231 अरब डॉलर, $231 बिलियन, $231 बिलियन। कुल व्यापार, अब ये दोनों जोड़ दिए आपने, मर्केंडाइज एंड सर्विस। कुल व्यापार, टोटल ट्रेड। लिखें, निर्यात एक्सपोर्ट 863 बिलियन डॉलर, डेसिमल डिजिट सब में छोड़ दी गई है। आयात, इंपोर्ट 964 बिलियन डॉलर। ठीक, व्यापार घाटा, ट्रेड डेफिसिट 101 बिलियन डॉलर, 101 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर। अब इतना, इससे ज्यादा तो हमको अकेले पेट्रोलियम में हो जाता है। अगर पेट्रोलियम आपका देश खुद उत्पन्न कर लेता तो शायद ये भी ना होता, वो पैसा हमारे पास हर साल बचता, वो बढ़ता चला जाता। अच्छा, करता चीन भी आयात है, वो हमसे ज्यादा करता है। चीन एक्सपोर्ट असल में बहुत करता है, ये सब मिला देंगे उसका तो ये टोटल भारत से 4 गुना से ज्यादा हो जाता है, बल्कि 5 गुना। तो यही वो फायदा पा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब जरा इसको थोड़ा सा और अंदर जाएंगे, किस चीज को आप सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, किस चीज को आप सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इस तरीके से। चलिए, भारत के सबसे बड़े निर्यात हैं, इंडियाज लार्जेस्ट एक्सपोर्ट्स आर। काम तो आपका पहले 4 से ही चल जाएगा, 4 का पेयर आता है, उनको अरेंज करना होता है। भारत के सबसे बड़े निर्यात हैं। नंबर 1 इंजीनियरिंग गुड्स, सरल भाषा में मशीनिंग। ये अच्छा लिख लीजिए, फिर बताता हूं। नंबर 1 इंजीनियरिंग गुड्स, एक ही अच्छी चीज। पहले हम यही रॉ मटेरियल टाइप की चीजें, कॉटन बेच दिया, चावल बेच दिया, यही सब चीजें हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन 90 के दशक के बाद से हमने कुछ ऐसी चीजें भी तैयार की जो जाने लगी दुनिया में, वो इंजीनियरिंग गुड्स कहलाती है। ये अच्छी चीज है। नंबर 2 पेट्रोलियम उत्पाद, पेट्रो प्रोडक्ट मतलब अभी तो पेट्रोलियम आयात कर रहे तो बताया गया, तो अब जरा इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। आज का न्यूज़पेपर भी देखिएगा, कुछ बातें हैं। मान लेते हैं अब जल्दी जल्दी फिर से पेट्रोलियम का रेट इसकी ओर बढ़ रहा है, $60 प्रति बैरल, 159 लीटर, $60। इसको 95 से गुणा कर देंगे तो रुपए पता चल जाएंगे। तो 1 लीटर कितने में कच्चा तेल हमने खरीदा, बताया है आपको, गाढ़ा गाढ़ा तारकोल जैसा। फिर उसको बार बार रिफाइन किया तो नेचुरल गैस, उसके बाद डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पावर अल्कोहल, ये सब उसी से बनाया। फिर हम दुनिया के अन्य देशों को वही एक्सपोर्ट कर देते हैं, खरीदा सस्ते में
एक्सपोर्ट हमने पूरा जितना अपनी कीमत लगाई थी उसको मिला के किया, तो हमको अच्छा खासा इससे एक लाभ हो जाता है। हमारे पास इस समय करीब करीब 23 रिफाइनरी है। हम अपनी जरूरत से 20-25% एक्स्ट्रा कच्चा तेल इंपोर्ट कर लेते हैं, तो जितना देश में खप जाता है उसके बाद सब हम एक्सपोर्ट करते हैं, इससे हमें लाभ मिल जाता है। तो लिख लीजिए जरा, पेट्रोलियम उत्पाद नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, दवा और फार्मास्यूटिकल। अब ये चारों एक्सपोर्ट ऐसी चीजों के हैं जो कुल मिला के आधुनिक चीजें मानी जाएंगी। थोड़ा सा एक्सपोर्ट का रूप अब बदल रहा है। नेक्स्ट वन, भारत के सबसे बड़े आयात, इंडियाज लार्जेस्ट इंपोर्ट, इंडियाज लार्जेस्ट इंपोर्ट, भारत के सबसे बड़े आयात, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, ये इसमें सबसे ज्यादा क्या है, तो चीन से जो हम तमाम प्रकार के मोबाइल, लैपटॉप वगैरह के पार्ट्स खरीदते हैं, फिर यहां असेंबल किए जाते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, सोना, गोल्ड, सोना, गोल्ड, बिजली एवं गैर बिजली मशीनरी, इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरी, इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरी, बिजली और गैर बिजली मशीनरी, इलेक्ट्रिक एंड नॉन इलेक्ट्रिक मशीनरी। अब जरा हम किन देशों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सब चीजें ज्यादा पूछ लेते हैं। लिख लीजिए, भारत के सबसे बड़े निर्यात सहयोगी, इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर, निर्यात सहयोगी, नंबर 1 यूएसए, नंबर 1 यूएसए, 2 यूएई संयुक्त अरब अमीरात, 2 यूएई संयुक्त अरब अमीरात, नंबर 3 चाइना, चीन, नंबर 3 चाइना, 4 नीदरलैंड, 4 नीदरलैंड। भारत, अगली लाइन, भारत का सर्वाधिक आयात निम्न देशों से है, इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्ट इज फ्रॉम फॉलोइंग कंट्रीज, सर्वाधिक आयात निम्न देशों से है, नंबर 1 चाइना, नंबर 2 यूएई, नंबर 3 रसिया। इन दोनों से ही जनरली क्रूड ऑयल और गैस का आयात हम ज्यादा करते हैं। नंबर 4 यूएसए, नंबर 4 यूएसए, यूएसए। भारत को सर्वाधिक लाभ यूएसए के साथ व्यापार में होता है। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लसेस विद यूएसए, यूएसए के साथ व्यापार में होता है, व्यापार में होता है। चाहे लिख लीजिए आगे, 40 अरब डॉलर से अधिक, मोर देन 40 बिलियन डॉलर। इसीलिए चिंता होती है कि इससे रिश्ते बिगड़ेंगे, तमाम कारखाने, फैक्ट्रियां, तमाम और दूसरे उद्योग, उनको असर पड़ेगा, उनको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, लोग बेरोजगार होंगे, डॉलर भी कम होंगे। लेकिन एक अजीब सी बात आती है, उसने इतना टैरिफ बढ़ा दिया, सारे जहाज वहीं महीनों 2 महीने तक डेरा डाले खड़े थे कि
कि भैया किस टैरिफ रेट पे हम ले जाएंगे, 10% वाले पे, 20%, 30%, 50%, कुछ पता ही नहीं चला। फिर भी बाद में वो सब रिसफल करके लिस्ट बताई गई, कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ, उस पर अभी चर्चा नहीं करनी, वो मेंस की क्लास में हम करते हैं। फिर लिखें, भारत को सर्वाधिक व्यापार घाटा चीन से होता है। इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेड डेफिसिट इज विद चाइना, चीन से होता है लगभग 112 अरब डॉलर, ऑलमोस्ट 112 बिलियन डॉलर, 112 अरब डॉलर, ऑलमोस्ट 112 बिलियन डॉलर, 112 बिलियन डॉलर। इस बार ऐसा लग रहा है कि एक नए तरीके का प्रश्न और बनेगा। आपने किस देश से पिछले साल सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा लिया, किस देश से सबसे ज्यादा इंपोर्ट बढ़ा लिया, तो एक एक लाइन और लिख डालिए। लिखें, भारत ने स्पेन को 46% अधिक निर्यात किया जितना पिछले साल था उससे। इंडिया increased its export to the Spain by 46%, ब्रैकेट में लार्जेस्ट, सर्वाधिक, ब्रैकेट में लार्जेस्ट, सर्वाधिक, अधिक निर्यात किया। फिर लिखें, भारत के आयात में सबसे बड़ी वृद्धि यूके के साथ हुई, उसने अपना सामान ज्यादा भारत में भेजा है। अब इसको मेंस वाले बच्चे जो हैं, यूके से जो एग्रीमेंट हुआ है उससे जोड़ कर देखेंगे, हम ज्यादा लाभ उठा पाए तो उसने ज्यादा लाभ उठा लिया, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। भारत के आयात में सर्वाधिक वृद्धि यूके के साथ हुई है। लार्जेस्ट ग्रोथ इज विद ट्रेड ऑफ यूके, इज ट्रेड विद यूके 36%, 36% यूके के साथ हुई है, यूके के साथ हुई है। अंतिम लाइन, भारत अकेले कच्चे तेल का 185 अरब डॉलर आयात कर रहा है। अगर यही रिसोर्स थोड़े ठीक होते, हमारा ट्रेड डेफिसिट कितना अच्छा बैलेंस हो जाता। भारत कच्चे तेल का 185 अरब डॉलर आयात कर रहा है। इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट इज 185 बिलियन डॉलर, 185 बिलियन डॉलर। सबसे ज्यादा कच्चा तेल पिछले साल भी हमने रसिया से लिया है, तो एक लाइन लिख लीजिए, भारत ने सर्वाधिक कच्चा तेल रूस से आयात किया है। इंडियाज लार्जेस्ट क्रूड ऑयल इंपोर्ट इज विद रसिया, बस पर्याप्त है। चलिए हेडिंग डालिए, ये बहुत ध्यान समझिएगा, आने वाले हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है।
पहले हेडिंग डालिए, नेत्र अवाक्ष। नेत्र अवाक्ष, अवाक्ष है क्या? एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। आपकी ओर कोई मिसाइल चले, आपकी ओर कोई जहाज चले, अटैक करने के लिए रडार पहले ही पकड़ लेगा उसको कि आपकी ओर बढ़ रहा है। रडार उस पूरे सिस्टम में मिसाइल को इंस्ट्रक्ट करेगा इधर की ओर बढ़ जाओ, पूरा उसको मार्ग देगा और उसको आने के पहले नष्ट कर दिया जाएगा। ये हमने इजराइल से किसी जमाने में लिया था 3 अवाक्स, रसिया से एक फाल्कन विमान लेकर उसी पर लगा दिया था। अब हमने जो है ये स्वदेशी तौर से विकसित करने का निर्णय लिया। तो इसका पहला वर्जन वो तैयार है, दूसरा वर्जन भी जल्दी तैयार हो जाएगा। ये एक अच्छी चीज रहती है कि हम लोग अब जो है ये 83 से ये परंपरा शुरू हुई है कि कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें खुद बना लें। 83 में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ। 5 मिसाइलें पहली बार देश में बनाई गईं। उसी साल तेजस नाम का अपना एक एयरक्राफ्ट हम लोगों ने डेवलप करना शुरू किया, यहां बुरी तरीके से पिछड़ गए। अर्जुन टैंक शुरू किया। फिर तमाम चीजें हम धीरे धीरे खुद डेवलप करते हैं। ये नेत्र का पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम होता है, सिर्फ रडार नहीं होता है। रडार सूचना ही नहीं देगा, ये तुरंत जो है उसकी तरफ अटैक भी करेगा जो आपकी ओर बढ़ रहा है। अब इस क्षेत्र में हमारी कितनी प्रगति है, हमने क्या क्या कर लिया, ये आपको ध्यान से इसमें समझना है। तो चलिए कुछ लाइन लिखते हैं। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अवाक्ष एंड कंट्रोल सिस्टम। पांच 500 किलोमीटर दूर से ही 500 किलोमीटर दूर से ही शत्रु के रडार और मिसाइल को, शत्रु के रडार और मिसाइल को या मिसाइल की गतिविधि को भांप लेते हैं। एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम ऑब्जर्व activities या movement of enemies radar and missile from 500 km distance, from 500 km distance। भारत ने यह प्रणाली नेत्र नाम से विकसित की है। India has developed this system as नेत्र नाम से विकसित की है, जो फिलहाल 300 किलोमीटर की दूरी से शत्रु की गतिविधियों को भांप सकता है, जो फिलहाल 300 किलोमीटर की दूरी से शत्रु की गतिविधियों को भांप सकता है। Which could observe activities of enemy from 300 km distance। ये सब चीजें अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भांप सकता है। यह सरप्राइज अटैक, भांपा और तुरंत अटैक कर दिया, सरप्राइज अटैक में माहिर है। इट इज प्रोफिशिएंट इन सरप्राइज अटैक, सरप्राइज अटैक। नेत्र को हमने मार्क 1, जैसे जैसे बढ़ते हैं ना आप, वैसे वैसे एडवांस होता जाता है। मार्क 1, मार्क 1A, मार्क 2, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में। नेत्र को हमने मार्क 1,
मार्क 1A, सेम वही तेजस वाला सिस्टम है, उसको भी तेजस मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2 तीन वेरिएंट में हमने विकसित किया है। मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2 वेरिएंट में विकसित किया है, ऑब्लिक कर रहे हैं। मार्क 2 अभी नहीं हुआ है ना। नेत्रा is developed in three variants, Mark 1, Mark 1A and Mark 2. Mark 2 इसे उड़ता रडार भी कहा जाता है। भाई एयरक्राफ्ट पे लगा दिया तो उड़ रहा है। इसको देखना हो तो थोड़ा ऐसे देख लीजिए, जो हमने इजराइल से प्राप्त किया था फाल्कन के साथ। ये देखिए, ये एयरक्राफ्ट लिया है रसिया से और ये इजराइल से। ये तीन ही है देश के पास, तीन अलग अलग क्षेत्रों में रहते हैं। 500 किलोमीटर दूर से ही शत्रु की गतिविधियां भांप लेते हैं। अब हम ऐसा अपना खुद का सिस्टम बनाएंगे। मार्क 1, मार्क 1A और मार्क 2 तीन वेरिएंट में विकसित किया है। नेत्रा इज डेवलप्ड इन 3 वेरिएंट, मार्क 1, मार्क 1A एंड मार्क 2। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। 1951 में स्थापित सेना के लिए जूते से लेकर एयरक्राफ्ट तक सब यही विकसित करता है। इसे 3 वेरिएंट में विकसित किया गया है। इट इज डेवलप्ड, इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया। इट इज डेवलप्ड बाय DRD द्वारा विकसित किया गया है। मार्क 1 और मार्क 1A विकसित किए जा चुके हैं। मार्क 1 एंड मार्क 1A have been already developed, विकसित किए जा चुके हैं तथा इनका प्रयोग बालाकोट और भारत चीन सीमा पर किया गया है। इनका प्रयोग बालाकोट और भारत चीन सीमा पर किया गया है। These have been used at Balakot and Bharat-Chin boundary. यह लगातार 5 घंटे तक हवा में उड़ सकते। It could fly continuous 5 hours उड़ सकते हैं। मार्क 2 एयरबस A321, ये दुनिया में यात्रियों को ले जाने वाला कुछ सबसे बड़े विमानों में एक है। एयरबस आप सुनते होंगे, ये दुर्घटना हो गई, वो दुर्घटना हो गई। एयरबस में अगर होती है तो 300-400 लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जो है ये यात्री विमानों में एक है, तो इसे इसी के ऊपर लगा दिया गया है। मार्क 2 एयरबस A321 को मॉडिफाई करके बनाया जा रहा है। मार्क 2 is being prepared after modifying Airbus A321। इसकी रेंज 500 किलोमीटर होगी। 500 किलोमीटर दूर से ही आहट भापेगा। इट्स रेंज वुड बी 500 km। इसकी रेंज 500 किलोमीटर होगी। यह 300 डिग्री तक कवर करेगा, मतलब
360 पूरा तो नहीं, लेकिन 300 डिग्री तक आप इसकी ओर अगर बढ़ेंगे तो पहले ही वार्न कर देगा यह 300 डिग्री तक कवर करेगा। it would cover up to 300 डिग्री तक कवर करेगा। बस पर्याप्त। चलिए अब कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। छोटे छोटे होते हैं लेकिन नुकसान बहुत कर देते हैं अगर आदमी मिस कर जाए तो। जो यूपी का एग्जाम कोई भी देते हैं उत्तर प्रदेश में, तो इस बार से उत्तर प्रदेश ने भी एक उत्कृष्ट विधायक, एक्सीलेंट एमएलए ऑब्लिक एमएलसी का पुरस्कार शुरू किया है। ये सिर्फ यूपी वालों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो यूपी का कोई भी एग्जाम देते हैं। तो एक लाइन में है, लिख डालिए, वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना को फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना को विधानसभा ने उत्कृष्ट विधायक सिंगल वेटेड कामा में सम्मान दिया। फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना इज रिवार्डेड बाय उत्कृष्ट विधायक, ब्रैकेट में चाहे लिख लें एक्सीलेंट एमएलए, एक्सीलेंट एमएलए अवार्ड। दिया है। यह पुरस्कार प्रदेश में पहली ही बार प्रारंभ किया गया है। This award is launched very first time in state। पहली ही बार प्रारंभ किया गया है। हेडिंग डालिए, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। भारत नॉर्डिक समिट। ये नॉर्डिक क्या है पहले इसको समझ। 5 देशों को संयुक्त रूप से नॉर्डिक कहते हैं। इसको स्कैंडिनेविया भी कहा जाता है। ये हर पैमाने पर दुनिया के सबसे अग्रणी देशों में कोई भी स्केल आप उठा लीजिए तो आप पाएंगे कि हर पैमाने पे पहले 5-6 रैंक तक यही आ जाते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसी प्रकार से डेमोक्रेसी का इंडेक्स, कुछ भी आप उठा लीजिए। इनमें आते हैं नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और थोड़ा एक दूर है आइसलैंड। तो इनके साथ भारत की अब समिट होती हैं, बैठकें होती, कुछ मुद्दों पे चर्चा होती। कहाँ हुई, क्या निर्णय लिए गए, तो कहाँ हुई ये इंपॉर्टेंट है। चर्चा के विषय सब वही हुआ करते हैं। इजराइल ईरान का जो झगड़ा है, यूक्रेन रशिया का जो झगड़ा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का रीऑर्गेनाइजेशन कैसा है, तो वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। कोई खास चीज ली गई है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो लिख लीजिए जरा, मई 2026 में
तीसरा शिखर सम्मेलन ओस्लो, नॉर्वे की कैपिटल, तीसरा शिखर सम्मेलन ओस्लो में संपन्न हुआ। थर्ड समिट held at Oslo in May 2026. In May 2026. इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत 2018 से की गई थी। This summit was launched since 2018 2018 से की गई थी। नॉर्डिक 5 देशों का समूह है। नॉर्डिक इज अ ग्रुप ऑफ 5 कंट्रीज, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। डेनमार्क एंड आइसलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड, आइसलैंड। अब जरा ध्यान से एक एक लाइन के ही प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया के अशांत क्षेत्रों में सोल्जर्स तैनात करता है, यूएनओ। उनको यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा डिप्लॉय किया जाता है, उनके द्वारा तैनात किया जाता है। बांग्लादेश के बाद सबसे ज्यादा सोल्जर भारत ही दे रहा है, पहले तो नंबर 1 पे था। और अगर ये अच्छा काम करते हैं तो इनको कुछ पुरस्कार मिलते। शहीद होने पर डैग हैमरशोल्ड मेडल मिलता है। डैग हैमरशोल्ड यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल रह चुके हैं, यानी दुनिया का पहला नागरिक, विश्व का पहला नागरिक यूएनओ का सेक्रेटरी जनरल माना जाएगा, जैसे भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति। तो उस स्थिति में अगर कोई महिला अच्छा कार्य करे तो एक नया मेडल दिया जाता है। अब तक ऐसा 3 ही मेडल भारतीय महिलाओं को मिला है। आजकल भारत की सेना का एक ठीक ठाक हिस्सा सूडान में तैनात किया जाता है। सूडान, ये सब जिंदा नर्क है, समझ लीजिए। तो ये दुनिया के जीवित नर्क है। उसको अलग कर दिया गया कि ऊपर मुस्लिम रहते हैं, नीचे क्रिश्चियन रहते हैं, चलो भाई अलग हो जाओ। तो अलग कर दिया गया, साउथ सूडान अलग बना दिया। किसी जमाने में सबसे बड़ा देश था अफ्रीका का, ये भारत से थोड़ा ही छोटा क्षेत्र, और सूडान अलग कर दिया गया। अब आदमी जब जोंक बन गया है तो दूसरे का खून पिएगा। कोई भी पॉलिटिशियन हो, ऑफिसर हो, मनुष्य हो, परिवार का सदस्य हो, और नहीं मिलेगा तो जोंक ऐसे मुड़ के अपना ही खून पीना शुरू कर देता है। वही दशा इनकी भी बन जाती है। लड़ते 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 अब कोई नहीं मिला तो आपस में ही मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्स लड़ रहे हैं। हमारे यहाँ मिलिट्री जैसे आर्मी है, पैरामिलिट्री फोर्स बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, ये सब है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं बिना किसी बात के। तो यहाँ नागरिकों को जो नुकसान होता है उसके लिए यूएनएससी एक पीस कीपिंग ट्रूप, शांति रक्षक सेना तैनात कर देती है। उसमें जब भी भारतीय जाते हैं, इनकी अच्छी छवि मानी जाती है, तो उनका लोग विरोध नहीं करते हैं। इनको कोई मतलब ही नहीं होता। हमारे यहाँ सेना पहले दिन से, पहले प्रधानमंत्री ने सिस्टम ही बना दिया था, सेना बाहर रहेगी राजनीतिक मसलों से। इसलिए भारत में कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री जितने भी 45 के बाद आजाद हुए, अकेला है जहां सेना ने कभी हस्तक्षेप नहीं किया, अकेला। और उसके लिए पूरा श्रेय देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को दिया जाना चाहिए
कि डेमोक्रेसी मजबूत करो, मजबूत नेता तैयार करो। हाँ, अब ये जो आ गए हैं नेता आजकल के दोनों दलों में, सत्तारूढ़ और विपक्ष, ये चाहे जो दुर्घटना करवा दें, लेकिन परंपराएं हमारी अब तक अच्छी ही रही हैं। तो पहले तो नाम लिखिए। मेजर अभिलाषा बराक, मेजर अभिलाषा बराक। पीछे यूएनओ का झंडा है, ध्यान से देखिएगा। मेजर अभिलाषा बराक को, ये मान के चलिए कि आ ही सकता है क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट। यूएनओ द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर, एडवोकेट वकील से नहीं है, समर्थक से। मेजर अभिलाषा बराक को यूएनओ द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक is rewarded by Military Gender Advocate of the Year Award, Advocate of the Year Award। यह पुरस्कार पाने वाली वह तीसरी भारतीय महिला है। She is third Indian woman who is rewarded by it। तीसरी भारतीय महिला है। इसके पूर्व मेजर सुमन गवानी, मेजर सुमन गवानी और मेजर राधिका सेन को यह पुरस्कार मिल चुका है। बिफोर इट मेजर सुमन गवानी एंड मेजर राधिका सेन were rewarded by it। अब जो लिखेंगे अंडरलाइन कर लीजिएगा। मेजर अभिलाषा बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट, पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट मेजर अभिलाषा बराक is very first lady combatant helicopter pilot ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। इसमें एक चीज है जिसको अगर आप कैच कर लेंगे तो मुझे दिली खुशी होगी कि सर ये क्या आपने लिखाया है। कुछ हल्का सा कंट्राडिक्टरी वाक्य दो चल रहे हैं, अगर वो कैच कर लेंगे तो अच्छा लगेगा, नहीं कैच किया तो कोई बात नहीं, फिर किसी और दिन बात करेंगे। वो तो यूज किया ही जाएगा, मशीन गन लेके तो जाएंगे नहीं, कौन उनकी बात मानेगा। अरे भाई पायलट होगी तो एयरफोर्स से जाएगी ना, सीधा सा प्रश्न है। अब यहां क्या दिक्कत है कि हर फोर्स को, अब जैसे नेवी पे एयरक्राफ्ट तैनात किया जाता है कि नहीं किया जाता है,
INS विक्रांत पे देखिए तो पूरे ऐसे एयरक्राफ्ट तैनात, और सर्विस किसको दे रहे हैं? नेवी को। तो ये आर्म्ड फोर्सेस यानी इंडियन आर्मी, उसके उस हिस्से में हेलीकॉप्टर, वो भी कॉम्बेटेंट हेलीकॉप्टर, सामान ढोने वाला नहीं, सैनिकों को ढोने वाला नहीं, जरूरत पड़ने पर उसके ऊपर से रॉकेट और मिसाइल भी दाग सकते हैं, उसको देखते हैं। लेकिन डिप्लॉय की गई है थल सेना, वायुसेना में नहीं भेजी गई। ठीक, चलिए आगे लिखें। ये तो सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं भाई, ऐसे वन लाइनर बहुत जरूरी होते हैं। आपको बताया था बुकर अवार्ड के विषय में 2 प्रकार के होते हैं, मान बुकर और इंटरनेशनल बुकर। मान बुकर लिखाया जा चुका है, इंग्लिश की रचना को मिलता है। इंटरनेशनल बुकर किसी भी लैंग्वेज में लिख दो, बशर्ते इंग्लिश में ट्रांसलेट करा दो। और इंटरनेशनल बुकर का एक अच्छा उदाहरण आपको बताया गया था, गीतांजलि श्री, उन्होंने लिखा था रयत समाधि, हिंदी में ट्रांसलेट करा दिया गया और उसको बुकर, इंटरनेशनल बुकर मिल गया। हैं दोनों ही बुकर हैं, दोनों ही इंग्लैंड से दिए जाने वाले, थोड़ा अमाउंट में अंतर है, तरीके में अंतर है। इंटरनेशनल शब्द लग जाए, समझ लीजिए किसी दूसरी भाषा में भी लिखा जा सकता है, बशर्ते उसको ट्रांसलेट किया गया है। ये दुनिया के सबसे बड़े लिटरेरी अवार्ड है, नोबेल के बाद समझ लीजिए नंबर 2 पे। तो ये किसी को मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, किसी चाइनीज को मिल जाए, पहली बार मिला, और उसकी अपनी भाषा मंदारिन में, तो आप देख रहे हैं कितना लोग इसको सर्च करते हैं। मैंने सिर्फ यांग लिखा था, पूरा नाम आ गया था। इस सर्च करने पर है, यानी जब हम बैठे रील देख रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजिंग कर रहे हैं, तो बाकी लोग पढ़ रहे हैं, आयोग उन्हीं को चुन लेता है। यही नेचुरल सिलेक्शन थियरी है। ये ध्यान से देखिए, मंदारिन लैंग्वेज में इन्होंने बुक लिखी, जिसको ट्रांसलेट कर दिया गया, और ट्रांसलेट करने के बाद ये अवार्ड इनको मिला। तो यहां एक नियम रहता है, अगर ट्रांसलेट हुआ है तो आधा पुरस्कार ट्रांसलेटर को दिया जाएगा और आधा उनको दिया जाएगा, लेकिन बार बार नाम तो उन्हीं का लिया जाएगा जिन्होंने लिखा। तो आप लिख लीजिए जरा, यांग शुआंग जी, यांग शुआंग जी, अब शायद स्पेलिंग दिख जाए पीछे तक। यांग शुआंग जी को 2026 का इंटरनेशनल बुकर अवार्ड दिया गया। यांग शुआंग जी इज रिवार्डेड बाय इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ऑफ 2026। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड ऑफ 2026 दिया गया है। उन्हें मंदारिन, चीन की लैंग्वेज है मंदारिन, हम लोग चीनी चाइनीज जैसे बोलते हैं, नाम उसका मंदारिन है। उन्हें मंदारिन में लिखे उपन्यास, मंदारिन में लिखे उपन्यास, ताइवान ट्रेवलॉग, ताइवान ट्रेवलॉग के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। She is rewarded for Taiwan travelogue, a novel
इन मंदारिन, इन मंदारिन। इसका अनुवाद लिन किंग द्वारा किया गया है। इसका अनुवाद लिन किंग द्वारा किया गया है। इट इज ट्रांसलेटेड बाय, अंग्रेजी अनुवाद, इट इज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय लिन किंग, लिन किंग। इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, अंग्रेजी में लिखित अथवा अनुवादित, अंग्रेजी में लिखित अथवा अनुवादित, अनुवादित किसी रचना को दिया जाता है। लिन किंग अवार्ड इज गिवन टू एनी क्रिएशन, टू एनी क्रिएशन written or translated into English, written or translated into English। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड है। प्राइज मनी इज 50,000 पाउंड। पुरस्कार राशि 50,000 पाउंड है। is 50,000 पाउंड। पहली बार किसी चीनी रचना को यह पुरस्कार दिया गया है। इट इज वेरी फर्स्ट टाइम when any Chinese creation is given this award, यह पुरस्कार दिया गया है। अब अगले को बड़ा ध्यान से समझेंगे ये किस क्षेत्र का पुरस्कार है। पहला क्वेश्चन, ये थे कौन? गुइलेर्मो कानो, किस देश के थे? दूसरा क्वेश्चन, और अगर किसी भारतीय को मिल गया है तो तीसरा क्वेश्चन। भारतीय को नहीं मिला है तो पहले दो क्वेश्चन हमेशा बने रहते हैं। देती कौन सी संस्था है? ये कोलंबिया के पत्रकार थे गुइलेर्मो कानो, जिन्होंने पत्रकारिता के दौरान अपनी जान गंवा दी थी। तब से उन्हीं के नाम से यूनेस्को ये पुरस्कार देता। आप देख ही रहे हैं कितना सम्मान उनको दिया गया है, उनके नाम से मूर्ति वहां लगाई गई है। यूनेस्को इसको रखता है, स्वतंत्र पत्रकारों को ही ये दिया जाता है। अगर किसी भारतीय को मिलता है तो निस्संदेह एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाती है। भारत के कुछ न्यूज चैनल को 2.5 टन में तौलकर एक साथ दे दिया गया है। बाकी व्यक्तिगत रूप से अभी फिलहाल किसी को नहीं मिला है। उनको दे दिया गया कि तुम अपने आप ही खुद को बांट लिया करो, तुम लोग सबसे अच्छे पत्रकार हो। लेकिन इसमें जो मिला है उसको जरूर लिख लीजिएगा। लिखें गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। 3 मई को मनाते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड। अवार्ड, यह पुरस्कार यूनेस्को द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। दिस अवार्ड is given by UNESCO
in the field of journalism, in the field of journalism. गुइलेर्मो कानो कोलंबिया के पत्रकार थे। गुइलेर्मो कानो वाज जर्नलिस्ट ऑफ कोलंबिया, जिनकी 1986 में हत्या कर दी गई थी। Who was assassinated in 1986. Who was assassinated in 1986. उन्हीं की स्मृति में 1997 से यह पुरस्कार दिया जा रहा है। This award is being given. This award is being given in his memoirs since 1997. Since 1997. इस वर्ष इसे सूडानी पत्रकार संघ, सूडानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन को दिया गया है। इन दिस ईयर इट इज गिवन टू सूडानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन, रिपोर्टर्स एसोसिएशन। अगली लाइन, अभी तक किसी भी भारतीय पत्रकार को यह पुरस्कार नहीं मिला है। टिल डेट no Indian reporter or journalist is awarded by it, is awarded by it। यह $25,000 का यह पुरस्कार, $25,000 का यह पुरस्कार विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ब्रैकेट में 3 मई के दिन दिया जाता है। दिस अवार्ड ऑफ $25,000 is given on May 3rd under auspices of World Press Freedom Day, World Press Freedom Day। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को दिया जाता है।